नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के सीडीपी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अपर प्राइमरी सीडीपी पेडागोजी की ये प्रमुख पहली वीडियो है। अगर आप अपर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ सीटेट प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर के सभी अपर प्राइमरी और प्राइमरी स्तर के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बहुसांस्कृतिक यानी कि अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे एक ही कक्षा में एक साथ मिलकर के बैठ करके पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब होता है बहुसांस्कृतिक शिक्षा। यानी सभी प्रकार की संस्कृतियों का सम्मान करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक में बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ पढ़ाना ही बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक बच्चों के समानांतर शिक्षा। अब आपको ये विकल्प पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन ये विकल्प निगेटिव है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। यहां पर समानांतर शिक्षा कहा गया। समानांतर का मतलब क्या होता है? पैरेलल। ये देखिए, अगर ट्रेन की दो पटरियों की मैं बात करूं तो ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के ये पैरेलल चलेंगे, यानी कभी भी भविष्य में भी जाकर के ये आमने एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, यानी कि हमेशा ये समानांतर होंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे। तो यहां पर अलगाव का भाव है। यहां पर देखिए, मैं यहां पर जब इसको परिभाषित कर रहा था तो क्या बोला था कि सभी संस्कृतियों को एक समान, बिना किसी भेदभाव के सबको एक समान साथ लेकर के चलने की बात की जाती है। और समानांतर शिक्षा में देखिए, ये संस्कृति अलग है, ये संस्कृति अलग है, मतलब साफ अलगाव प्रतीत हो रहा है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प दिया गया है, अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड करना। यहां पर देखिए, अलग अलग बांटने की बात की जा रही है, जो कि समावेशी कक्षा का पूरी तरीके से विरोध है, क्योंकि बिना किसी भेदभाव के अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चों को एक साथ पढ़ाने की बात की जाती है। ये अलग अलग करने की बात कर रहा था, निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना। खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना, यानी यहां पर भी अलगाव है, क्योंकि सभी संस्कृतियों का एक साथ कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, सभी संस्कृतियों का अलग अलग नाच गाना हो रहा है। इस वजह से ये भी अलगाव है, जो कि समावेशी कक्षा का पूरी तरीके से विरोध है। इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, निगेटिव होने की वजह से। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा। साम्यक शिक्षा यानी कि सबको एक साथ मिल करके एक साथ आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, सबको एक समान शिक्षा की बात की जा रही है। किसी भी प्रकार से अलग अलग संस्कृति के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जा रहा है, या फिर उनमें अलगाव नहीं है, बंटवारा नहीं है। इस वजह से यह विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है समावेशी कक्षा के अनुसार। और ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वंचित और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक यानी निगेटिव, किसका इंपैक्ट पड़ेगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, किसके बारे में पूछा गया? वंचित और पिछड़े वर्ग के बालक के बारे में। पहला दिया गया पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है बिना किसी से मिले उसके बारे में अपनी अवधारणा बना लेना, ये पूर्वाग्रह कहा जाता है। यानी बिना किसी के बारे में जाने आप उसके बारे में अपने मन में जो विचार लाते हैं, वही पूर्वाग्रह है। तो अब मान लीजिए कोई पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी है, जो पिछड़े समाज से आ रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, तो उनके बारे में अगर हम पहले से ये अवधारणा बना ले कि ये तो बहुत पिछड़े समाज से आ रहा हुआ, ये कहाँ पढ़ पाएगा। तो ये जब हमारे अंदर पहले से निगेटिविटी भावना आ गई उस बच्चे के प्रति, तो एज ए टीचर हम उसको अच्छी तरीके से नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर पहले से ये आ गया है कि बच्चा तो सीख ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका, और पड़ेगा तो चूंकि हमसे पूछा गया था कि किसका पड़ेगा, तो ये तो होगा, यानी ये पॉजिटिव हो गया, इसका पड़ेगा। दूसरा देखिए, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव। अब देखिए, बच्चों को उसके स्थानीय परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात करता है एनसीएफ 2005, और बच्चे के विद्यालय को उसके बाहरी जीवन से जोड़ने की बात करता है। यानी कि एज ए टीचर अगर आपको बच्चे के स्थानीय संरचना की समझ नहीं है, यानी कि उसका अभाव है, तो आप उसको बेहतर ढंग से नहीं पढ़ा सकते। यानी कि एज ए टीचर अगर आप उसके स्थानीय परिवेश को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बच्चे के अधिगम पर। यह भी बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से यह भी सही हो गया। तीसरा देखिए, अवरोही पाठ्यचर्या कहा जा रहा है। अवरोही और आरोही दो पाठ्यचर्या होता है। आरोही का मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि पहले आसान, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन और अंत में सबसे कठिन। और अवरोही का मतलब होता है पहले कठिन, फिर आसान, फिर आसान, फिर आसान। तो हम लोग सरल से जटिल की ओर चलते हैं, और ये विकल्प जटिल से सरल की ओर बोल रहा है। इस वजह से ये भी विकल्प निगेटिव है। और चूंकि हमसे पूछा गया था कि किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो इसका भी निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा।
चौथा विकल्प देखिए स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या। तो एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात करता है, और बच्चों का परिवेश क्या है, उसके स्थानीय संस्कृति और भाषा, यानी कि अगर कोई बच्चा भोजपुरी में भी बोल रहा है तो उससे जोड़ करके उसको आगे की शिक्षा देने की बात की जाती है। यानी बच्चे को कम से कम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भोजपुरी भाषा में बोलने का मौका दिया जाए, यानी बच्चे का जो संस्कृति और उसकी भाषा है उस पर आधारित पाठ्यचर्या होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी इसका कोई भी निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमसे पूछा गया था कि किसका निगेटिव पड़ेगा, तो इसका तो पड़ नहीं रहा है, तो ये वाला हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि देखिए 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, 1, 2, 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। फिर से नेगेटिव सेंस में पूछा गया कि यानी कि वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जो कि क्रिएटिविटी को इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए विकल्पों में चलते हैं। पहला विकल्प दिया गया है मूलभूत विचार, यानी कि मौलिक विचार की बात की जा रही है। तो ये तो बिल्कुल बच्चे में क्रिएटिविटी इससे बढ़ेगी, क्योंकि जितना बच्चा अपना मौलिक विचार, एक प्रश्न को अलग अलग तरीके से, नए नए मौलिक तरीके से मूलभूत विचार उसके मन में आ रहा है, वो उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव होगा। ये तो चूंकि पॉजिटिव है, यानी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, यानी इससे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव था, तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा निगेटिव है जिससे क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। दूसरा देखिए अस्पष्टता को स्वीकार करना। जैसे कि मान लीजिए एक प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, तो प्रश्न को आप सॉल्व तभी कर पाएंगे ना जब प्रश्न को आप समझे रहेंगे, यानी कि जब प्रश्न आपके लिए स्पष्ट हो। यहां पर अगर प्रश्न स्पष्ट नहीं है, यानी अस्पष्ट है, तो आप उसको स्वीकार करिए और टीचर से बोलिए कि फिर से मुझे प्रश्न को समझाइए, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया है। यानी कि जब आप प्रश्न समझ पाएंगे, स्पष्ट होगा प्रश्न आपके बारे में, आपके लिए प्रश्न स्पष्ट होगा, तभी तो आप उसका उत्तर निकाल पाएंगे। क्योंकि मौलिक विचार तभी तो आप यूज कर पाएंगे जब आप प्रश्न जानते रहेंगे। जब प्रश्न ही नहीं पता है, समस्या ही नहीं पता है, तो उसका समाधान क्या निकालेंगे। यानी कि अगर अस्पष्टता है प्रश्न की, तो इसे स्वीकार करना चाहिए। यह भी मौलिकता को, यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। तो यह भी मदद कर रहा है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए सोच में लचीलापन। अब देखिए लचीलापन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है। अब मान लीजिए मैं किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं और मेरे मन में कुछ विचार चल रहा है। अब मैं एकदम रिजिड हूं, अड़ा हुआ हूं कि नहीं, ये विचार मेरा बिल्कुल सही है, इसी के माध्यम से प्रश्न सॉल्व होगा। भले ही उस माध्यम से प्रश्न सॉल्व नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं अड़ा हुआ हूं कि नहीं, यही एक विधि है। तो जब तक मेरे अंदर लचीलापन नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी विचारों को लेकर के, अगर ये इस विधि से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो मैं दूसरा अल्टरनेट ट्राई करूंगा। क्यों मैं उसी विधि को लेकर के पकड़ा रहूं। तो अगर उसी विधि को लेकर के आप पकड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे कि नहीं इसी विधि से सॉल्व करेंगे, तो ये लचीलापन नहीं है, बल्कि लचीलापन ये है कि अगर एक विधि से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो मैं दूसरी विधि का उपयोग करूंगा। तो जाहिर सी बात है, जब जितना आप लचीलापन होंगे सोच के प्रति, उतने आप नए नए विधियों को ट्राई करेंगे। और नई नई विधियां क्या है, मौलिक विचार के ही थ्रू तो आती हैं, यानी ये क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। चूंकि बढ़ाएगा, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए अभिसारी सोच। अभिसारी सोच क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका, ठीक है, और एक होता है अपसारी सोच। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहां पर अभी से शुरू होता है और अपसारी यानी कि अप से शुरू होता है। अप यानी कि यूपी, अप मतलब कि ऊपर। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जिसके अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को, तो ये अपसारी सोच होता है। यानी कि देखिए ये प्रॉब्लम है और इसको अलग अलग सभी दिशाओं में सोचने की बात की जा रही है, यानी कि नए नए मौलिक विचारों की बात की जा रही है, तो ये अपसारी होता है। लेकिन विकल्प में क्या दिया है, अभिसारी, यानी कि एक प्रॉब्लम के एक ही सॉल्यूशन की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि जो भी किया जा रहा है वो उस प्रॉब्लम पर आकर के केंद्रित हो जा रहा है, तो नए विचार इसमें नहीं आ रहे हैं। इस वजह से अभिसारी सोच जो है वो क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाता है, और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो अभिसारी सोच इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है एक गीत विषयक। देखिए यहां पर मिसप्रिंट है, ये गीत नहीं है बल्कि गतिक है। गतिक यानी कि जो मूवमेंट से संबंधित हो। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक गतिक विषयक अक्षम विद्यार्थी, यानी एक ऐसा विद्यार्थी जो विकलांग हो सकता है, जो कि मूवमेंट नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, उनके लिए ये संबंधित प्रश्न है। एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है, निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुधार करने में सहायक नहीं है। निगेटिव सेंस में पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन करने का प्रावधान करना। देखिए अब जब बच्चा मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो जाहिर सी बात है उसको ग्राउंड फ्लोर पर ही रखेंगे, क्योंकि सीढ़ियों पर चढ़ने में उसको दिक्कत होगी। अगर स्लोप वाली भी सीढ़ी है तो भी उसको परेशानी होगी अपने व्हील चेयर को इस स्लोप पर चढ़ाने के संदर्भ में। इसलिए उसके लिए पॉजिटिव सेंस में होगा कि अगर उसकी कक्षा निचली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर पर हो तो उसको ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो सहायक होगी, और प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि कौन सा सहायक नहीं होगा, तो ये सहायक था, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए समकक्षों में
सहानुभूति की भावना का विकास करना। ये बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं और 50 में से केवल एक बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है जो कि मूवमेंट नहीं कर सकता, तो दूसरे बच्चे उसका मजाक ना उड़ाए उसकी इस डिसएबिलिटी का। ये जरूरी है ताकि उस बच्चे को अपने अंदर हीन भावना ना ये महसूस हो कि मैं दूसरे बच्चे से अलग हूं। इसके लिए ये जरूरत है कि सभी बच्चे उसको अपने समान समझे, और अपने समान समझने के लिए ये पॉसिबल कैसे होगा कि सभी बच्चे उसके प्रति सहानुभूति रखें। अब सहानुभूति का मतलब ये नहीं कि बच्चे में कोई अक्षमता है तो उसको इस प्रकार से दिखाने, अरे यार तुम्हारे यार बहुत अक्षमता है, तुम नहीं कर पा रहे हो, मैं बहुत मर्सी दिखा रहा हूं, इस प्रकार की नहीं। वो भावना इस प्रकार से हो कि वो सबको सभी बच्चे जो है वो उसको इस प्रकार से ट्रीट करे कि उसको महसूस ही ना हो कि मैं दूसरों से अलग हूं। तो ये विकल्प भी पॉजिटिव है जो कि उसको समावेश में सहायता करेगी, और चूंकि करेगी और प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सहायक नहीं होगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प कहा जा रहा है आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करने की बात की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग्स की बात की जा रही है, यानी कि अगर बिल्डिंग इस प्रकार से है जिसमें ये वाले स्टेयर हैं और अगर मजबूरी है कि बच्चे को ऊपर वाली मंजिल पर ही पढ़ाना है, तो कम से कम इसमें बदलाव किया जा सकता है कि इस स्टेयर्स के बगल में एक स्लोप वाला स्टेयर बनाया जा सकता है, या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक लिफ्ट की व्यवस्था की जा सकती है। इसी को बोला जा रहा है कि ये स्टेयर के साथ साथ ये सभी बदलाव भी होने चाहिए ताकि बच्चे को हेल्प मिल सके। तो ये बदलाव जो किए जा रहे हैं वो बच्चे को हेल्प करेंगे, यानी सहायक होंगे। चूंकि सहायक होंगे इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। देखिए दूसरा वाला जो विकल्प था बच्चों में सहानुभूति होनी चाहिए, तो वो पॉजिटिव था, लेकिन यहां पर भी सहानुभूति है, लेकिन ये निगेटिव सेंस में। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि बच्चे की जो अक्षमता है यानी जो डिसएबिलिटी है कि बच्चा मूव नहीं कर सकता, बच्चा पैर से विकलांग है, तो जब इस कमी को लेकर के सहानुभूति जताई जाएगी तब बच्चे के लिए निगेटिव होगा। कैसे, अगर बच्चे को बार बार आप कहेंगे कि तुम चल नहीं पा रहे हो यार, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम भगवान ने तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों किया, तो उसकी कमी को लेकर के हम लोग अक्षमता जता रहे हैं। उसकी कमी को लेकर के जब हम लोग सहानुभूति जताते हैं, अक्षमता के प्रति जब सहानुभूति जताते हैं, तो उसे यह एहसास होने लगता है कि मैं दूसरे बच्चे से अलग हूं, और जहां पर भी उसे यह एहसास होगा कि मैं दूसरे बच्चे से अलग हूं, तुरंत उसमें हीन भावना आ जाएगी, और कहीं ना कहीं यह निगेटिविटी उसको उसके अधिगम को अर्थपूर्ण होने से रोकेगी। इस वजह से कभी भी बच्चे के अक्षमता के प्रति सहानुभूति नहीं जतानी चाहिए। उस सभी बच्चों के मन में सहानुभूति भावना होनी चाहिए कि वो सबको एक समान समझे, लेकिन उसकी अक्षमता को लेकर के, उसके पैर की विकलांगता को लेकर के कभी भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। यह विकल्प उसको हेल्प नहीं करेगी, सहायता नहीं करेगी सुसाध्य करने में, और चूंकि नहीं करेगी, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 4 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता, यानी कि ऐसे बालक जिनको कुछ अधिगम अक्षमता है, जैसे कि डिसलेक्सिया हो सकता है, डिसकैल्कुलिया हो सकता है, डिसग्राफिया हो सकता है, इस प्रकार के, यानी पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, इस प्रकार की जो अक्षमताएं होती है उसके संबंध में कहा जा रहा है कि एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है। फिर से निगेटिव सेंस में पूछा गया, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना, यानी कि इंडिविजुअली पढ़ाने की बात की जा रही है। अब मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं, जिसमें से एक ही ऐसा बच्चा है जो कि डिसलेक्सिया से जूझ रहा है, तो क्या उस अलग जो डिसलेक्सिया से जूझ रहा बालक है, जो कि विशिष्ट अधिगम विकार से जूझ रहा है, उसके लिए क्या पूरी कक्षा को डिस्टर्ब किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। एक बच्चे के लिए मैं 49 बच्चों का समय क्यों बर्बाद करूं? तो यहां पर यह एप्रोप्रिएट हो सकता है कि उस बच्चे को, जो एक बच्चा है, उसको अलग से समय दे करके व्यक्तिगत कुछ हेल्प करके उसकी मदद की जाए। यानी कि कक्षा, जैसे कि मान लीजिए कक्षा में खेलने का समय है या फिर कुछ इस प्रकार की समय है, तो उसी में से कुछ समय निकाल करके एज ए टीचर आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, यानी व्यक्तिगत उसकी शिक्षा योजना बना सकते हैं, ताकि अन्य बच्चों का कुछ भी अहित ना हो, उनका फालतू में समय व्यतीत ना हो। ठीक है, तो यह विकल्प बिल्कुल उसको सुसाध्य करेगा, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यह उस अधिगम विकार से जूझ रहे बालक की हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट दे करके। देखिए ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, और चूंकि प्रश्न हमसे नेगेटिव पूछा गया था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लीजिए किसी में पठन अक्षमता है, यानी पढ़ने में अक्षमता, वो पढ़ नहीं पा रहा शब्दों को। आपने तारे जमीन पर एक मूवी देखी होगी, जिसमें बच्चा क्या था, वो बी और डी में अंतर नहीं कर पा रहा था, यानी कि विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल चीज़ों को देख करके वो कन्फ्यूजन होता था। जैसे कि अगर बच्चे को ये दिखाना है और ये दिखाना है, तो बच्चा दोनों में कन्फ्यूज होता था कि ये 3 है कि ये 6 है।
जो हिंदी में हम लोग 6 लिखते थे उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें देख करके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और इसकी वजह से बच्चे में डिसलेक्सिया जन्म लेती है, यानी कि पठन अक्षमता जन्म लेती है। तो मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों को आप सस्वर पाठन करा रहे हैं, बुक लेकर के कक्षा में एक एक करके सबको पढ़ा रहे हैं, तो कोई ऐसा बालक जिसको इस प्रकार की समस्या है तो आप उसको थोड़ा छूट देंगे ना, क्योंकि जब उसको छूट देंगे तभी तो एक तरीके से वो उस कक्षा में समावेशी कक्षा में उसको रखा जा सकता है। नहीं तो अगर उसको आप छूट नहीं देंगे तो आप तो कहेंगे कि ये तो पढ़ ही नहीं पा रहा है, उसको तुरंत बाहर निकाल देंगे या फिर उसको कुछ सजा दे देंगे, उसको हाथ ऊपर करके खड़ा कर देंगे। तो आपको एज ए टीचर ये समझना होगा कि ये बच्चे के अंदर ये कमी है कि वो जानबूझ करके नहीं कर रहा है, उसके विकार की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो उसको छूट देना कहीं ना कहीं उसको समावेशी कक्षा में शामिल करने में मदद करेगा। चूंकि मदद करेगा इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, पाठ्यचर्या में विवेकी समायोजन। देखिए पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम की बात की जा रही है, तो उसमें एज ए टीचर आप विवेकपूर्ण यानी कि दिमाग लगा करके उसमें समायोजन करना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कोई डिसलेक्सिया से जूझ रहा है, डिस्कैल्कुलिया डिस्ग्राफिया से जूझ रहा है, तो मान लीजिए आप गणित पढ़ा रहे हैं, कोई बालक जो कि डिस्कैल्कुलिया से जूझ रहा है यानी कि गणितीय संक्रियाएं करने में उसको दिक्कत आ रही हैं, तो अब जब आप उसको कक्षा में गणित पढ़ा रहे होंगे तो उसके लिए थोड़ा सा सरल प्रश्न आप देंगे, ताकि बच्चे का कम से कम पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। अब अचानक से उसको कठिन प्रश्न देने लगेंगे बिल्कुल प्रतिभाशाली बालक के तौर पर, तो आप उस बच्चे के अंदर हीन भावना का शिकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही संख्याओं के बारे में नहीं समझ पा रहा था, पहले से ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन गणितीय संक्रिया नहीं कर पा रहा था। अब डायरेक्टली प्रश्न उसको कठिन नहीं दिया जा सकता है, उसको धीरे धीरे आसान से कठिन की ओर ले जाना होगा, ताकि बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। तो इसी को कहा जा रहा है कि पाठ्यचर्या का विवेकी समायोजन। तो ये भी बच्चे की हेल्प करेगा, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां, यानी कि बच्चे ने अगर पढ़ने में कोई गलती कर दी, जैसे कि मान लीजिए मैं डिसलेक्सिया का उदाहरण दे रहा था, तो बच्चे ने कुछ गलती कर दी तो तुरंत आप उसको नकारात्मक टिप्पणी करने, अरे यार तुम तो बिल्कुल गधे हो, तुम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो, और बच्चे देखो कैसे पढ़ रहे, तुम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो ये सभी चीजें क्या होता है, नकारात्मक टिप्पणियां हैं, और इसको सुन करके एक तो बच्चा वैसे ही नहीं सीख पा रहा था, और जब आप उसको निगेटिव कमेंट देंगे तो बच्चा और हीन भावना का शिकार होगा। उसे ये लगेगा कि पूरी कक्षा के सामने मेरी बेइज्जती की जा रही है टीचर के द्वारा। तो अब वो धीरे धीरे उसका जो भी थोड़ा बहुत भी जो रुचि था पढ़ाई के प्रति वो खत्म होने लगेगा और उसका अधिगम बिल्कुल डाउन चला जाएगा। तो ये निगेटिव सेंस में, और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? ध्यान से समझिएगा, यानी कि केवल नंबर पाना, अधिक नंबर पाना ही सफलता का पैमाना ना होकर के इसको और ज़्यादा व्यापक होना चाहिए, ये किस प्रकार किया जा सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिसमें बच्ची कमजोर है। सिर्फ, केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया था और ये विकल्प निगेटिव हो गया। ठीक है, तीसरे विकल्प की बात करेंगे, घर पर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा, यानी कि होम ट्यूशन की बात की जा रही है। जब मान लीजिए कि एज ए टीचर आप बच्चे को होम ट्यूशन के लिए मजबूर कर रहे हैं, या फिर बच्चे को अगर होम ट्यूशन लेने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप अपनी जिम्मेदारी सही से ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि एज ए टीचर आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आपको इसीलिए सैलरी दिया जा रहा है कि आप बच्चे का अधिगम सुसाध्य कीजिए, और आप बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अगर उसको अतिरिक्त कक्षा लेनी पड़ रही है घर पर, यानी होम ट्यूशन लेना पड़ा है, तो ये आपकी असफलता एज ए टीचर, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, अनुशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके। अनुशिक्षण संस्था यानी कि इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग्स की बात की जा रही है, यानी कि जो पूरक संस्थाएं होती है, जो कक्षा में नहीं पढ़ाया गया उसको अनुशिक्षण संस्थान यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है, उसके माध्यम से। तो ये भी बिल्कुल वही चीज हो गया, यानी ये कक्षा में जो टीचर है एज ए टीचर आपकी असफलता को दिखा रहा है कि आप सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की मदद लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है, यानी कि सामाजिक सांवेगिक क्षमता का मतलब क्या हो गया कि देखिए, शिक्षा का मतलब यही होता है, शिक्षा का मेन उद्देश्य यही होता है कि बालक को उसके दैनिक जीवन के लिए तैयार करना, क्योंकि अधिक नंबर पाना यहां पर इंपॉर्टेंस नहीं था। अधिक नंबर पा करके अगर वो रट करके नंबर भी पा लिया लेकिन वो अधिगम नहीं कर पाया, तो उसका दैनिक जीवन में यूज कहां कर पाएगा। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे जो गणित सीख रहे हैं उसको दैनिक जीवन में गणितीकरण के माध्यम से उनके विचारों में गणित आ जाए, कि किस प्रकार से वो गणित का यूज अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। अब मान लीजिए बच्चे ने नंबर पा लिया बहुत अच्छा, लेकिन वो गणित को अपने दैनिक जीवन में यूज ही नहीं कर पाए, तो उसका फायदा क्या हुआ। यानी कि बच्चे के सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का
इस प्रकार विकास किया जाए जो कि एक महत्वपूर्ण अंग बन जाए शिक्षा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है और यही बिल्कुल सटीक जवाब होगा। इस प्रकार से हम लोग इसको व्यापक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किससे एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ और स्पष्टता की पुष्टि होती है? यानी कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि हमें यह इंडिकेट करेगा कि हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, यानी बच्चे ने कॉन्सेप्ट की संरचनात्मक समझ जो है वो विकसित कर ली है, वो कौन सा विकल्प होगा? चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है दी गई जानकारी को सही रूप से दोहराना, यानी हूबहू शब्दशः दोहराने की बात की जा रही है। तो ये बच्चा उस अधिगम उस संप्रत्यय को सीखा नहीं है बल्कि उसको रट लिया है, क्योंकि जब सीखा रहता तो अपनी भाषा में उसको एक्सप्रेस करता, शब्दशः उसको नहीं दोहरा रहा था। दोहराने का मतलब ये है कि बच्चे ने उस कॉन्सेप्ट को रट लिया है, तभी वो शब्दशः दोहरा पा रहा है। तो ये संज्ञानात्मक समझ नहीं कहा जा सकता, संरचनात्मक समझ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संरचनात्मक समझ उसे कहेंगे जिसमें बच्चा खुद करके अपने ज्ञान की रचना कर रहा होता है। इस वजह से केवल दोहराना जो है वो एक तरीके से रटने की तरफ इशारा कर रहा है, इस वजह से निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सही जानकारी लिखना, केवल लिखना मात्र बच्चों के ज्ञान की रचना को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सही जानकारी तो बच्चा बुक से भी देख करके लिख लेगा। तो इसमें कुछ भी बच्चा अपनी तरफ से करके नहीं सीखा है, और करके सीखने को ही संरचनात्मक समझ कहते हैं। तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद करना, रटना, याद करना, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं हमेशा निगेटिव सेंस में होते हैं। यहां पर देखिए परिभाषा भी निगेटिव सेंस में माना जाता है। कैसे? देखिए, अगर कोई बच्चा परिभाषा बोल ले रहा है, लेकिन इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि अगर परिभाषा बोल ले रहा है, परिभाषा बता दे रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि उसमें संज्ञानात्मक समझ भी होगी उस टॉपिक को लेकर के। क्योंकि परिभाषा क्या होता है ना कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका एक सार मात्र होता है, एक थीम मात्र होता है। लेकिन जब बच्चे की प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे को अगर ये बताया जाए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये एक प्रमेय हो गया। इस प्रमेय को बच्चे ने परिभाषा के तौर पर याद कर लिया है, लेकिन इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए जब इस प्रकार के गणितीय प्रश्न आते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये 90 अंश का है, ये 30 अंश का है, तो इसका मान बताइए। जब बच्चा इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा इस प्रश्न को, तो इस परिभाषा को बताने का मतलब क्या हुआ? यानी कि केवल परिभाषा रटना, याद करना, ये हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना, यानी कक्षा में जो कुछ भी बच्चा सीख रहा है उसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर पा रहा है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए इसी प्रकार की कोई एक आकृति बच्चे को बनानी है, लकड़ी का कुछ बनाना है, तो यहां पर उसको ये फिक्स है कि ये 90 अंश का होगा, ये 30 अंश का होगा, तो ये कितने अंश पर हम लोग सेट करें कि ये पूरा तख्ता इस प्रकार से बन जाए। ये दैनिक जीवन में उपयोग करना इसको कहेंगे। और एनसीएफ 2005 गणित को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ने की बात करता है, क्योंकि गणित केवल बच्चों को नंबर पाने तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि उसको दैनिक जीवन में किस प्रकार से जो कुछ भी उसने कक्षा में सीखा उसको किस प्रकार से अप्लाई कर पा रहा है या नहीं, ये संरचनात्मक समझ होती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका पॉजिटिव होगा, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मुहैया कराए जाएं, मौके किस प्रकार के मुहैया कराए जाएं। समस्या समाधान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि केवल दृश्य स्रोत सामग्री और स्मार्ट बोर्ड द्वारा सिखाना, केवल एकमात्र एक ही, जहां पर भी शब्द दिख जाए अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर कभी भी नहीं होगा। दूसरा देखिए, जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर के, अतिरिक्त ट्यूशन लेने की बात की जा रही है, यानी कि एज ए टीचर ये आपकी फेल्योर है कि कक्षा में आप बच्चे को नहीं सिखा पा रहे हैं, कि उसको आवश्यकता पड़ी है कि अतिरिक्त ट्यूशन बच्चा ले, तो ये भी निगेटिव हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, केवल पाठ्यक्रम में दिए गए प्रारूपों के अनुसार प्रयोग करने को कह करके, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि केवल एकमात्र एक ही, ये जितने भी वर्ड्स आते हैं वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करना। देखिए, अन्वेषण करना, खोज करना, ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं, और खोज करने से बच्चा खुद सक्रिय होगा। ठीक है, और जो संरचनात्मक कक्षा होती है उसका मतलब ये होता है कि बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करे। जब जाहिर सी बात है बच्चा कुछ खोज कर रहा है तो अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर रहा है, और स्वतंत्र सोच यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग का उसे मौका मिल रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, त्रुटियों के संदर्भ में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता और बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है। देखिए, बच्चे जो त्रुटि कर रहे हैं उससे बच्चे को ये कभी भी नहीं आंका जा सकता कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप त्रुटि के आधार पर बच्चे की क्षमता और उसकी बुद्धिमत्ता का पता लगाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर बच्चा गलती कर रहा है तो आप उसको कहेंगे कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है या फिर उसमें क्षमता नहीं है। लेकिन त्रुटियां जो होती हैं वो भी अधिगम का पार्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए, त्रुटियां जब हम लोग करते हैं तो जाहिर सी बात है जब हम प्रयास करेंगे या तो त्रुटि होगा या तो सही होगा। जब बच्चे त्रुटि किए यानी कुछ ना कुछ प्रयास किए, और जब प्रयास के माध्यम से हमारे
व्यवहार में परिवर्तन होता है तो इसे हम लोग अधिगम बोलते हैं। यानी कि अगली बार जब वो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को कर रहा होगा या फिर उस प्रश्न को सॉल्व कर रहा होगा तो उसे पता है कि पिछली बार मैं असफल हो गया था, पिछली बार मैं त्रुटि कर दिया था, तो वो वाली विधि हमको नहीं अपनानी है। यानी बच्चे को कम से कम इतना तो ज्ञान हो गया ना कि अब वो किसी दूसरे अल्टरनेट प्रोसेस को अप्लाई करेगा और ये बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन माना जाएगा। और परिवर्तन कैसे हुआ? त्रुटि की वजह से। यानी त्रुटियां जो हैं वो भी बच्चे को सिखाने का काम करती हैं। और यहां पर विकल्प में यह कहा जा रहा है कि त्रुटियों के माध्यम से बच्चे की वर्तमान क्षमता और बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है। त्रुटि के माध्यम से बच्चे को कमजोर बताने की बात की जा रही है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वे दोहराई ना जा सके। देखिए, गलतियां तुरंत सुधारना हमेशा निगेटिव सेंस में होता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी में बच्चों के कॉपी में देखते होंगे कि टीचर के द्वारा उसके कुछ गलती की जाती है, तो टीचर क्या करता है, उसको सर्किल कर देता है और ऊपर सही लिख देता है। क्या यह प्रोसेस सही है? नहीं सही है। जब तक बच्चे को आप फीडबैक नहीं देंगे, जब तक प्रतिपुष्टि नहीं देंगे कि आपने ये गलती की है, तब तक उसको कहां पता चला कि मैंने क्या गलती की थी। वो भविष्य में भी इस प्रकार की गलती दोहरा रहा होगा। तो सबसे पहले एज ए टीचर आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पहले कक्षा का पूरा एनालिसिस करिए कि कितने बच्चे ये गलती दोहरा रहे हैं। कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं जिसमें से 40 बच्चे अगर सेम गलती दोहरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षण विधि आपने अपनाया था पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो शिक्षण विधि आपकी अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट उस प्रश्न को गलती कर रहे हैं। तो यहां पर रिक्वायर्ड ये है कि वो कॉन्सेप्ट आपको फिर से बताना पड़ेगा बच्चों को एक सही विधि का प्रयोग करके, जिसमें बच्चे कंफर्टेबल हो। तो विश्लेषण करने के बाद से हमें यह पता चलता है कि कितने बच्चों ने गलती की है और उसका कारण क्या है। तो पहले कारण जान करके फिर बच्चों को फीडबैक दिया जाए कि हाँ आपने ये गलती की थी, और उस संप्रत्यय को फिर से आप दोहराइए और सही संप्रत्यय बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। उसके बाद से वो भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहरा रहे होंगे। तो तुरंत गलती को नहीं सुधार करना चाहिए, बल्कि इसका एनालिसिस करके बच्चे का संप्रत्यय फिर से क्लियर करके तब बच्चे को फीडबैक देते हुए उसकी गलती को सुधारना चाहिए। तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत कम करने की कोशिश करना चाहिए। कौन ध्यान हटाते हैं? त्रुटियों की बात की जा रही है। तो त्रुटियां जो हैं उन्हें कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियां कम करने का मतलब ये हुआ कि बच्चा, जब आप बच्चे को बोलेंगे कि आप त्रुटि कम करिए या फिर गलती कम करिए, तो उसे भी पता है कि जब मैं प्रयास करूंगा तो गलती होगी ही होगी। तो जब बच्चा कि मन में ये डर बैठ जाएगा कि मुझे त्रुटि नहीं करना है, तो वो प्रयास भी नहीं करेगा, और जब प्रयास नहीं करेगा तो अधिगम नहीं होगा। क्योंकि अधिगम क्या होता है? प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही तो अधिगम बोलते हैं। अब जब बच्चा त्रुटि के डर से प्रयास ही नहीं कर रहा है तो उसमें अधिगम कहां हो रहा है? तो इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। यानी कि ये बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है और इसे एज ए टीचर आपको स्वीकार करना होगा, तभी आप बच्चे को अर्थपूर्ण अधिगम करने में मदद कर सकते हैं। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? ध्यान से समझिएगा, संवेग की बात की जा रही है, यानी कि इमोशंस की बात की जा रही है। आज हम लोग संवेगात्मक विकास भी बच्चों के पढ़ते हैं बीएड डीएलएड में, यानी कि ये तो कंफर्म है कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तभी आपको बीएड और डीएलएड में संवेगात्मक विकास बच्चों के संदर्भ में पढ़ाया जाता है। अब इसकी भूमिका क्या है? देखिए, इमोशंस क्या होते हैं, वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं बच्चे सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि देखिए, कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा दुखी है तो उसका पूरा फोकस जो होगा वो पढ़ाई पर नहीं ध्यान लगा पाएगा, बल्कि वो उस दुख के कारण पर लगा रहा होगा, जिसकी वजह से वो अर्थपूर्ण अधिगम नहीं कर सकता है। और मान लीजिए कि कोई एक बच्चा जो कि बहुत खुश है, तो उसका पूरा फोकस पढ़ाई पर होगा और इसलिए उसका अधिगम अर्थपूर्ण होगा। यानी कि ये जरूरी है कि बच्चा खुश मुद्रा में रहे। यानी कि एज ए टीचर आपको बच्चे का इमोशंस समझना होगा कि बच्चा किस मुद्रा में, खुशी है या फिर दुख है। अगर दुख है तो उसको उसी प्रकार से आपको सहानुभूति दिखानी होगी, क्योंकि एक तो बच्चा पहले से ही पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा है, उस दुख के कारण पर फोकस किया हुआ है, और जब आप उसको डांटेंगे तो एक तो वैसे ही वो नहीं ध्यान दे रहा था, ऊपर से आपके डांटने से वो हीन भावना का शिकार हो सकता है। इस वजह से जो अधिगम में संवेग होते हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसलिए इन्हें काबू में रखना चाहिए। क्या ये संवेग काबू में किया जा सकता है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात लिखी गई है। कैसे? देखिए, बच्चे के घर में अगर कुछ ट्रेजेडी हो गई तो क्या बच्चा खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। आप चाहकर भी एज ए टीचर या फिर वो बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब उसके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है तो जाहिर सी बात है वो दुखी होगा ही होगा। यानी कि इमोशंस को हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए। ये भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव है।
अब कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मान लीजिए बच्चे के घर में कुछ ट्रेजेडी हुई है तो आप उसके इमोशन को कैसे अलग कर सकते हैं। वो बच्चे के मन में वो लगाव था उस व्यक्ति के प्रति और जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो दुखी होगा ही होगा और उसके इस इमोशन, उसके इस संवेग को उससे अलग किया ही नहीं जा सकता है। इस वजह से ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प दिया गया, संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं और इसे अपूर्वानुमेय बनाते हैं। अपूर्वानुमेय यानी कि जो प्रिडिक्टेबल ना हो, पहले से जिसका अनुमान ना लगाया जा सके। तो क्या ये आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई बच्चा दुखी है तो पढ़ने पर फोकस नहीं कर पाएगा? क्या आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई बच्चा अगर खुशी की मुद्रा में तो वो अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कर पाएगा? इसमें ये तो चीज़ें तो पहले से प्रिडिक्टेबल है ना, यानी हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्टेबल है। इस वजह से ये विकल्प कह रहा था कि प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो ये निगेटिव सेंस में, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए। एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए यानी कि इमोशंस को हम कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे और उसको शामिल करते हुए बच्चे को सिखाने की बात की जा रही है। जैसे देखिए, बच्चा बहुत खुश था तो बहुत अच्छी तरीके से सीख रहा था, तो अगर बच्चे के साथ कोई ट्रेजेडी भी हुई है तो उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में उसको सहज कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर सकते हैं आप एज ए टीचर, क्योंकि जब बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा तब वो अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी के सीडीपी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।